गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल तिवारी और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। इसका एक टॉपिक हम ले रहे हैं वेल्डिंग। अब हम आपको पहले बेसिक चीज़ें बता देते हैं। ये वेल्डिंग प्रोसेस जो है ये मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, उनका एक टाइप है। मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस होती हैं, जिन जैसे कि हमें किसी भी रूप में कोई भी रॉ मटेरियल जो मिलता है, रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस किया जाता है वर्कशॉप। ठीक है, इस वर्कशॉप, इस पर्टिकुलर प्लेस जिसको हम वर्कशॉप बोलते हैं, इसी वर्कशॉप के अंदर सारी की सारी जितने भी हमारे पास रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड हमें जिनको बनाना है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं वो सभी की सभी वर्कशॉप के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो वर्कशॉप एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर हम लोग किसी भी प्रकार से प्राप्त जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको फिनिश्ड गुड में या उत्पाद में या प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं इन प्रक्रियाओं की। तो वर्कशॉप में जो भी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, इन सभी प्रक्रियाओं को ही हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये कई सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं वर्कशॉप में। जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएं की जाती हैं उत्पादन के लिए, उनको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी प्रक्रिया में हम किसी भी धातु को या प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल की कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पर उसकी कटाई कर रहे हैं, मटेरियल को काट करके या छील करके उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी होगा। दूसरा जो प्रोसेस कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, उसको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजिबिलिटी। मतलब ये होता है, फ्यूजिबिलिटी का हिंदी अर्थ है गलना। मतलब कि अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में हम किसी धातु को गर्म करके उसे पिघला करके फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो आती है फ्यूजिबिलिटी के अंतर्गत, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजिबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं गलनशीलता। अब नेक्स्ट जो तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी में रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी। मतलब कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएं हैं उनमें से कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जिनमें रॉ मटेरियल जो है, कच्चा पदार्थ है, उन पर हम फोर्स लगा करके उन्हें फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब इन तीनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिविजिबिलिटी के आधार पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएं आती हैं उनमें रखा गया है, जैसे कि आपने देखा हो, आपने सुना होगा टर्निंग। लेथ मशीन पर टर्निंग प्रक्रियाएं करते हैं। टर्निंग प्रक्रिया में क्या करते हैं, धातुओं को उनकी ऊपरी सतह से छील करके उनके व्यास को कम किया जाता है या डिजायर्ड डायमीटर में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। टर्निंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग हो गया और ड्रिलिंग हो गया। ये सभी प्रक्रियाओं में हम क्या करते हैं, धातुओं को काटते हैं, काट करके और उन्हें फिनिश गुड में या डिजायर्ड शेप में या जिस भी शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसमें हम बनाते हैं। फ्यूजिबिलिटी के आधार पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएं, हमने बताया कि फ्यूजिबिलिटी का मतलब होता है गलना। जिन प्रक्रियाओं में हम धातुओं को गला करके डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि वेल्डिंग प्रक्रिया जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। तो वेल्डिंग में भी हम क्या करते हैं, धातुओं को गर्म करके और उन्हें पिघला करके डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करते हैं। वेल्डिंग के अलावा हमारे पास जो है कास्टिंग हम लोग जानते हैं। कास्टिंग में भी हम धातुओं को पिघला करके और फिर उन्हें हम अपने वांछित आकृति में, प्रोडक्ट के वांछित आकृति में उन्हें परिवर्तित करते हैं। और डिफॉर्मेबिलिटी के आधार पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि फोर्जिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, रोलिंग हो गया, बहुत सारी प्रक्रियाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी पहली जो हमारा आज का टॉपिक है, वेल्डिंग। वेल्डिंग जो प्रक्रिया है, वेल्डिंग में एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें दो
धातुओं को जोड़ा जाता है, दो धातुओं को जोड़ा जाता है, तो दोनों धातुएं एक समान हो सकती हैं और या फिर असमान भी हो सकती हैं, यानी कि सिमिलर व डिसिमिलर मेटल्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, पहली चीज। दूसरा, वेल्डिंग के लिए या तो हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं या फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं या फिर इन दोनों को अप्लाई किया जाता है। मतलब वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें दो धातुओं को परमानेंट रूप से जोड़ते हैं। इस जॉइंट को बनाने के लिए या तो हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं या दोनों चीजें हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वेल्डिंग प्रक्रिया बहुत सारी है, वेल्डिंग प्रक्रिया बहुत सारी है, हमने इसको क्लासिफाई किया है सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पर। वेल्डिंग जॉइंट बनता कैसे है उसके लिए मैं बता दूं, जब भी प्रेशर या टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं, हमें पता है एक जो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उन्हें हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उनके जो एटम्स के बीच का जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है वो कमजोर होता है। ठीक है, फोर्स कम होता जाता है जैसे जैसे उसे हम हीटअप करते जाते हैं। तो दो धातुओं को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें गर्म करते हैं या उनके जो एटम्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है उनको हम कमजोर करते हैं। कमजोर करके फिर क्या करते हैं कि उन्हें धीरे धीरे गर्म करके उन्हें उनकी पिघली अवस्था तक लेकर के आते हैं। जैसे ही धातुओं के एटम्स पिघली अवस्था तक पहुंचते हैं, पिघलने लगते हैं धातुएं, वैसे ही उन्हें हम क्या करते हैं, एक दूसरे के पास में रखे होने की वजह से वो दोनों के एटम्स एक दूसरे में फंस जाते हैं और फिर धीरे धीरे धातुएं जो है ठंडी होकर के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों के एटम्स एक दूसरे में फंस करके ठंडे होकर के उनके बीच बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से एक मजबूत जोड़ हमें स्थायी रूप का मिलता है। ठीक है, जॉइंट दो तरीके के होते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट जॉइंट। तो हमें जो वेल्डिंग के द्वारा जॉइंट मिलता है वो परमानेंट टाइप का होता है। ठीक है, यानी वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परमानेंट जॉइंट प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है, या तो टेम्परेचर अप्लाई करके या प्रेशर अप्लाई करके या दोनों अप्लाई कर किया जाता है। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी जिनमें केवल टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी जिनमें केवल प्रेशर अप्लाई करते हैं और कुछ में दोनों चीजें अप्लाई की जाती हैं जरूरत के हिसाब से। तो टेम्परेचर प्रेशर हो गया। आवश्यकता अनुसार इसमें हम फिलर मेटल का भी प्रयोग करते हैं। फिलर मेटल का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक्चुअली वेल्डिंग करने से पहले क्या होता है कि जो धातुओं जिनकी हमें वेल्डिंग करनी है, जिन सरफेसेस की वेल्डिंग करनी है, उन सरफेसेस पर कुछ रस्ट वगैरह हो गया या फिर कुछ जब भी धातु के अंदर ये गुण होता है कि वो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेती है। तो जब भी ये वर्कपीस एनवायरनमेंट में, ओपन एनवायरनमेंट में रखे होंगे तो इनके ऊपर कुछ गंदगी या फिर जो भी ऑक्साइड की परत वगैरह जम जाती है। वेल्डिंग करने से पहले इनको साफ करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम वेल्डिंग करने से पहले इन्हें साफ नहीं करेंगे तो जब भी हम धातुओं को पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद जो वेल्ड पूल बनेगा, वेल्ड पूल बनने पर ये धातुएं उन्हीं के साथ मिक्स होंगी। ये जो इनके ऊपर अशुद्धियां पड़ी हुई हैं ये वेल्ड पूल के साथ मिक्स होंगी और जब ये मिक्स होंगी तो जो वेल्डिंग जॉइंट बनेगा वो कमजोर बनेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जिन सतहों को जोड़ना होता है उन सतहों की सफाई की जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोट सज्जा, एज प्रिपरेशन बोलते हैं, एज प्रिपरेशन। इस एज प्रिपरेशन में दो प्रोसेस होते हैं। एक पहला होता है सतह की सफाई और दूसरा होता है कोर की कटाई। ये दो प्रक्रियाएं की जाती हैं कोर सज्जा में, एज प्रिपरेशन में। सतह की सफाई में क्या करते हैं, सतह के ऊपर जो अशुद्धियां होती हैं उनको हम दूर करते हैं। अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि सतह की सफाई करते हैं और सतह की सफाई के लिए हम इन्हें रगड़ करके, साफ करके या कुछ अम्ल वगैरह का प्रयोग करके, एसिड वगैरह का प्रयोग करके इनकी सतह की सफाई की जाती है सबसे पहले। फिर उसके बाद कोर की कटाई की जाती है। कोर की कटाई का मतलब यह है कि जिन धातुओं को आपस में जोड़ना होता है उन धातुओं को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने रख करके इस तरीके से जोड़ने से पहले ऐसे रखते हैं। फिर उसके बाद इनकी जो ये कोर है, ये जो कोर बनी हुई है, इनकी कटाई करते हैं
ताकि इनके पीछे रीजन ये होता है कि जब हम कोर की कटाई कर देते हैं तो जैसे ही धातुएं यहाँ पर गर्म होती हैं, ये सरफेसेस जैसे ही गर्म करके पिघलती है, तो ये और दूसरा जो फिलर मेटल हमारा फिलर रॉड जो हम यूज कर रहे हैं, ये तीनों धातुएं आपस में पिघल करके और मिक्स होकर के यहाँ पर इसी बीच में जो गैप होता है इसी में भर जाती है। ठीक है, तो पिघली हुई धातुओं को भरने के लिए एक गैप चाहिए होता है, इसीलिए इनकी कटाई की जाती है। ठीक है, कोर की कटाई की जाती है। कोर की कटाई करने के बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, जैसे ग्राइंडिंग वगैरह भी करते हैं, ग्राइंडिंग वगैरह या लेथ तो उस पर शेपिंग वगैरह मशीन पे करके, ठीक है, किसी भी तरीके से हम इनकी कोर की कटाई करते हैं। ठीक है, कोर की कटाई के पीछे रीजन क्या है मैंने बता दिया है। अब कोर की कटाई अगर हम कर देते हैं तो जो धातुएं हैं यहाँ से हमने काट करके अलग कर दिया है, तो यहाँ पर मेटल की कमी हो जाती है। उसी मेटल की कमी को पूरा करने के लिए फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है, मेटल की कमी को पूरा करने के लिए। और ये फिलर रॉड जो होता है इसका हमेशा मेल्टिंग टेम्परेचर, हम लोग ये जो जिन धातुओं को जोड़ रहे हैं इनको बोलते हैं बेस मेटल। बेस मेटल, इन फिलर मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर हमेशा बेस मेटल के मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है, कम रखा जाता है। ठीक है, और ये बेस मेटल के साथ मिक्स होकर के मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। तो ये वेल्डिंग प्रक्रिया जो है, वेल्डिंग प्रक्रिया में हम लोग समझ में आया भी कि जो भी धातुएं हैं उनको जोड़ने के लिए, परमानेंट रूप से जोड़ने के लिए या तो हम उन्हें टेम्परेचर अप्लाई करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं या दोनों चीजें अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब वेल्डिंग प्रक्रियाओं का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। वेल्डिंग प्रक्रियाओं का क्लासिफिकेशन हमने बताया है कि जैसा अभी हमने जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हम उन्हें क्लासिफाई भी करेंगे। हमने बोला है या तो टेम्परेचर देते हैं या प्रेशर देते हैं या दोनों चीजें अप्लाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने किया है वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन। 4 कैटेगरी में पहले डिवाइड किया है। पहला बोला है फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग। दूसरी कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तीसरा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और चौथी कैटेगरी है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। अब समझिएगा, ये हमने इन्हीं चार कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमने बोला कि टेम्परेचर, प्रेशर, वेल्डिंग में या तो टेम्परेचर देते हैं या प्रेशर देते हैं या दोनों अप्लाई करते हैं। तो बात को समझिएगा कि हम जिन धातुओं को जोड़ते हैं उनको बोलते हैं बेस मेटल, जिन धातुओं को जोड़ना होता है उनको बोलते हैं बेस मेटल। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर या प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं, कि टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं बेस मेटल पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर धातुओं को जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर अप्लाई किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो उन प्रक्रियाओं को, उन वेल्डिंग प्रक्रियाओं को हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत रखते हैं। ऐसी वेल्डिंग प्रक्रियाएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर दे रहे हैं उनको हम रखते हैं फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत, क्योंकि फ्यूजन का मतलब होता है गलना। ठीक है, तो जिन धातुओं को हमें जोड़ना है उन धातुओं को गर्म करके उन्हें पिघला करके तब जोड़ा जाता है, और पिघलाने के लिए चाहिए होता है टेम्परेचर। दूसरी जो प्रक्रिया है, दूसरी कैटेगरी हमने डिवाइड की है, उसको बोला है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसे सॉलिड फेज वेल्डिंग भी बोलते हैं। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का मतलब है कि धातुओं को उनकी सॉलिड अवस्था में ही, यानी ठोस अवस्था में ही जोड़ दिया जाता है, और ठोस अवस्था में जोड़ने के लिए टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रियाएं वेल्डिंग की जिनमें हम केवल और केवल प्रेशर अप्लाई करते हैं उन्हें सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा जो है वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध वेल्डिंग। प्रतिरोध वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों अप्लाई करते हैं। यानी ऐसी वेल्डिंग प्रक्रियाएं जिनमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अप्लाई किया जाता है उनको हम रखते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की कैटेगरी। यहाँ पर बताया गया था टेम्परेचर या प्रेशर या दोनों,
टेम्परेचर इसमें केवल प्रेशर और इसमें दोनों। अब बात करते हैं सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में। फिर क्या करते हैं? सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रक्रियाओं में ये बाकी की 3 प्रक्रियाओं से इस तरीके से अलग है कि इन सभी में जो हम टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो बेस मेटल पर अप्लाई करते हैं, बट इसमें हम टेम्परेचर देते हैं बट बेस मेटल को, जो बेस मेटल है जिनको जोड़ना होता है, बेस मेटल को कभी भी गर्म नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो फिलर मेटल है, फिलर मेटल को ही गर्म करके जोड़े जाने वाली सतहों के ऊपर कैपिलरी एक्शन यानी कि बूंद के फॉर्म में उसके ऊपर सतह पर लेप लगा दिया जाता है। बाद में वो जो इसके फिलर मेटल की जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को पा करके बेस मेटल भी आपस में गर्म होकर के मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें हम जो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिलर मेटल को देते हैं, बेस मेटल को टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाता है, बल्कि बाकी की जो 3 प्रक्रियाएं हैं इनमें हम जो भी टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करते हैं वो किसको देते हैं? बेस मेटल को देते हैं। तो क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर किया गया है, जैसा कि हमने बताया था क्या क्या चीजें अप्लाई करके हम वेल्डिंग प्रक्रियाओं को करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग को क्या बोलते हैं? फ्यूजन वेल्डिंग को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन का मतलब है गलना, यानी कि अगर धातुओं को गर्म करके उन्हें पिघला करके जोड़ रहे हैं, 2 धातुओं को गर्म करके और पिघला करके अगर जोड़ते हैं तो उनको हम फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत रखते हैं। अब धातुओं को गर्म करने के लिए जो हीट चाहिए होता है वो हीट प्राप्त करने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए कई सारी विधियां हैं। उन्हीं विधियों के आधार पर इस फ्यूजन वेल्डिंग को और भी सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले गैस वेल्डिंग है। गैस वेल्डिंग आप सभी लोगों ने सुना होगा उसका नाम। गैस वेल्डिंग जो होती है उसमें इसका नाम इसलिए गैस वेल्डिंग रखा गया क्योंकि धातुओं को पिघलाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, हीट होती है, वो गैसों को जला करके प्राप्त की जाती है। इन गैसों को जिनको जला करके प्राप्त किया जाता है इनको बोलते हैं ईंधन गैस, फ्यूल गैसेस। अब ये फ्यूल गैसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसेस जो है प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को बोला जाता है फ्यूल गैस। और कोई भी गैस हो या कोई भी प्रक्रिया जिसमें दहन प्रक्रिया की जाती है विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए साथ में हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। एसिटिलीन के अलावा कुछ और गैसेस हैं जो कि ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है, जिनको हम लोग बोलते हैं कोक ओवन गैस, पेट्रोलियम गैस या फिर केरोसिन वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। तो आज का हम लोगों का ये जो वेल्डिंग वाला टॉपिक था, बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।